Good morning, everyone. Welcome back to our chemistry class for the day. Today, we'll be taking a quick peek into two important topics of physical and inorganic chemistry, which is periodic table and acid, bases, and salt. अब बच्चों, इससे पहले कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को एक बार डिफाइन करें या रिविजिट करें, we'll cover the historical part of periodic table today. Then we'll take a separate class for periodic table later on. So periodic table. Initially, जब जितने भी chemists थे, they decided that it's very tough to remember all the properties, all the attributes of every element or every chemical present in nature. That is why what they did was they started forming a table. जैसे आजकल हम लोग स्कूलों में भी देखते हैं कि हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीज याद करने के सरल तरीके या सिंपल ट्रिक्स. So similarly, what these old scientists, researchers did was they made tricks and techniques according to their convenience. So if we talk about the history of periodic table, the modern periodic table that we are using today was developed by Mr. Moseley in the year 1913. Before that, in the year around 1844, Mendeleev was one of the leading researchers of the time who gave a Mendeleev law as well as a Mendeleev table. Prior to that, in 1813, we had law of octaves by Newland, and the start of this grouping and assembling of elements was done by Devonier's triad. Let's take a one-line visit so you understand what I'm talking about. जब सबसे पहले अर्ली 1800s में डेबोनियर ने देखा कि हमारे पास उस टाइम पे 108 नोन एलिमेंट्स थे, तो उसका मानना था कि अगर 108 नोन एलिमेंट्स का हम हर प्रॉपर्टी याद रखने की कोशिश करेंगे तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली वायबल. तो उसने क्या बोला कि अगर हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में बना के रखते हैं तो जो थर्ड एलिमेंट होगा उस ग्रुप में उसकी प्रॉपर्टी और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो उस तरीके से याद रखने में आसानी होगी. और ये जो प्रॉपर्टी उसने डिफाइन किया था ये उसने किया था उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बेसिस पे. हाउएवर, लॉ ऑफ ट्रायड का एक लिमिटेशन ये था कि उस टाइम पे कैल्शियम का मास था 80 एंड दिस लॉ ऑफ ट्रायड सिर्फ कैल्शियम तक ही लिमिटेड रह गया था, क्योंकि उसके बाद अगर हम तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना रहे थे तो हमें ये सीक्वेंस नहीं मिल रहा था. तो लॉ ऑफ ट्रायड का ये एक लिमिटेशन था. अब बच्चों, जैसे कि आजकल भी होता है कि जब तक हम किसी चीज पे लिमिटेड नहीं होते हम उसी को फॉलो करते हैं, बट जब हमारे साइंटिस्ट हैं या हम लोग खुद भी किसी चीज से हम उसके सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो हम कुछ नए और बेटर एवेन्यूज देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक शॉर्ट एग्जाम्पल ताकि आप लोग को समझ में आए कि हम लिमिट कैसे हो जाते हैं, हम नए एवेन्यूज को कैसे देखते हैं. अब हमारे घर में जैसे ये वीडियो गेम्स है, हमारे टीवी वीडियो गेम्स, जब हम प्ले स्टेशन 1 खेला करते थे तो हमें पता नहीं था कि प्ले स्टेशन 2 नाम की कोई चीज़ है. तो ऐसे जब हमें पता चला प्ले स्टेशन 2 है तो हमने सोचा कि प्ले स्टेशन 1 से सैचुरेट हो चुके हैं, अब नया कुछ देखना चाहिए, राइट. तो गोइंग बाय दैट लॉ, जब ये लॉ ऑफ ट्रायड्स में लिमिटेशन आई तो लॉ ऑफ ऑक्टेव सामने आई. इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने हमें ये बोला कि एलिमेंट्स को ठीक ऐसे ग्रुप में ग्रुपिंग की जाए जिसमें कि फर्स्ट और एथ एलिमेंट जो है वो सेम हो प्रॉपर्टी वाइज, एवरी प्रॉपर्टी. बट ये भी जो ग्रुप था ये ब्रोमीन तक आके रुक गया क्योंकि उसमें लिमिटेशन आ गई. अब आए मेंडलीव लॉ. मेंडलीव लॉ और मेंडलीव टेबल, इन दोनों को मैं साथ में डिफाइन कर देता हूँ. मेंडलीव लॉ ने बोला कि जो हर एलिमेंट का प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द पीरियोडिक इंक्रीज इन देयर मास, एटॉमिक मास. व्हाट दिस मीन्स इज, जैसे हम लोग आजकल न्यूज़पेपर्स में वो सुकुडू खेलने को आता है कि आप, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस में आते हैं जैसे 1 2 3 4, दिस इज अ सीक्वेंस. So the next number in the sequence will be 5, क्योंकि 3 plus 1 is equals to 4, 4 plus 1 is equals to 5. Similarly, मेंडलीव के बोलने के अनुसार से अगर मान लो सोडियम का मास 40 है और लेट्स से फॉर एग्जांपल कार्बन का मास फिर 45 है,
तो इस हिसाब से देखने के मेंडलीव ने बोला कि तो ये जो पीरियोडिक मास टेबल बनेगा, इसमें नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट का मास होगा 50। तो इसी के हिसाब से उसने मेंडलीव टेबल भी बनाया। बट मेंडलीव टेबल में नोबल गैसेस या लिथियम के लिए कोई जगह नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि नोबल गैसेस जो है उनमें हम उनका एटॉमिक मास भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वो रिएक्टिव इतने नहीं होते, वो इनर्ट गैसेस होते हैं, जिनका मतलब यह है कि वो बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब इतने सारे पुराने बड़े साइंटिस्टों ने जो भी हमें लॉज बताया, सब में कोई ना कोई लिमिटेशंस थे, तब 1913 में जो मूजरी ने लॉ बताया हमें, उसके हिसाब से एक रो का मतलब हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, एंड दिस इज अ कॉलम, बॉटम स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। तो उन्होंने हमें मूजली ने बोला कि एक रो में जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे ताकि उनका जो एटॉमिक मास है वो सीक्वेंस पे बढ़ता जाएगा, और जो कॉलम्स है अराउंड द एक्स एक्सिस, उनमें उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। तो मूजली ने जो हमें बताया, उस टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स हो गए थे, लेकिन मूजली का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 129 एलिमेंट्स की स्पेस है, and this space was kept keeping in mind the future developments in chemistry, क्योंकि आज हमारे पास 127 एलिमेंट्स नोन है इंक्लूडिंग इनर्ट गैसेस, और एज वी स्पीक अभी भी कुछ ऐसे अननोन एलिमेंट्स डेफिनेटली हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट हमारे रिसर्च कर रहे हैं। तो क्योंकि मूजली का जो टेबल था वो एक मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव टेबल था, इसीलिए इसको हम आज के डेट में म्यूजलीज मॉडर्न पीरियड टेबल कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो यू कैन रिलेट इट विद व्हाट मॉडर्नाइजेशन एंड फ्यूचरिस्टिक व्यूज मीन। अभी अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 542 एमपीज हैं। तो हमारे जो पार्लियामेंट में सिटिंग कैपेसिटी है 542 है, लेकिन हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये जो सेंट्रल विस्टा में जो पार्लियामेंट बना रहे हैं जहाँ पे एमपीज को बैठने की जगह है, वहां पे हमारे पास 800 प्लस सीट्स हैं जहाँ पे हमारे एमपीज लोकसभा में बैठ पाएंगे, नए लोकसभा में। So what he is doing is he is being futuristic in his vision कि आगे इंडिया के एक्सपेंशन के साथ हो सकता है नंबर ऑफ एमपीज एमएलए को बढ़ाया जाए। सिमिलरली जब ये 1913 में मिस्टर म्यूजली ने हमें पीरियडिक टेबल दिया था, उस टाइम पे 118 नोन एलिमेंट्स थे, लेकिन उनके पीरियडिक टेबल में 129 की जगह थी सीक्वेंस वाइज भी। ओके, so this was all about the history of periodic table as well as the current periodic table. Now we come back to our second topic for the day, which is acid, bases and salts. एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स हमारे डे टू डे के काम में बहुत ज़्यादा ही यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, पहले in order to differentiate what is the acid and what is the base, we need indicators. Indicators can be either natural or synthetic, but going by our rules in IUPAC chemistry, इंडिकेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिथमस। ये बात ध्यान रखिए कि लिथमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लाइकेन्स। लिथमस in Greece means power। ग्रीक वर्ड है जिसका स्पेलिंग है POWTNZ, T सॉरी इट्स TNZ, इसका मतलब पावर। अब आप ये सोचोगे कि लिथमस पावर कैसे है, तो लिथमस इज अ इंडिकेटर व्हिच टेल्स अस अबाउट हाउ acidic the acid is, how neutral the base is, or how basic the base is based on the litmus paper test। लिटमस पेपर टेस्ट में यहाँ पे अगर लिखो Li, तो एसिड जो होता है वो ब्लू से रेड करता है, बेस रेड से ब्लू करता है। तो लिटमस पेपर हम आई एम श्योर हम सब ने लिटमस पेपर देखा होगा। लिटमस पेपर ओरिजिनली जो मार्केट में आते हैं या केमिस्ट्री लैब में आते हैं,
वो दो कलर के होते हैं, रेड और ब्लू। तो जो ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ अगर हम एसिडिटी टेस्ट चेक करेंगे तो ब्लू को रेड बनाएगा, बेस के केस में वो रेड को ब्लू बनाएगा। तो दिस इज व्हाट इज लिटमस पेपर टेस्ट। अब हम एक एक करके देखते हैं कि एसिड्स के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल एसिड्स एज वेल एज सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक एसिड में मेरा एसिटिक एसिड आ गया, विनेगर आ गया। As we understand by the name, I am hoping कि सिंथेटिक एसिड्स वो हैं जो हमारे लिए लैब्स में तैयार होते हैं। नेचुरल एसिड्स वो हैं जो हमें मदर नेचर से मिलता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड। अब आई एम श्योर मोस्ट बच्चों को पता होगा ऑक्सैलिक एसिड जो है हमें टमाटर से मिलता है। So this is a tomato based acid. सिट्रिक एसिड वी ऑल नो विटामिन सी है, लेमन से भी प्राप्त होते हैं, ऑरेंज से भी मिलता है। बट ऑक्सैलिक एसिड ये थोड़ा सा अनकॉमन है, तो कीप दैट इन माइंड कि ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है टोमेटो से। नाउ हम, जैसे मैंने आपको बोला कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इसीलिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। और जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर मैंने आपको अभी बताया था वो लिटमस पेपर टेस्ट है। तो once we have already determined that what is an acid और कौन सा एसिड कितने स्ट्रॉन्ग है कितने वीक है, तो उसके अंदर अगर हम कॉमन रिएक्शंस देखेंगे, ये चीजें आई एम गिविंग यू इन दिस फॉर्म बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट टू नो एंड इजी टू लर्न। एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स अस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स मी सॉल्ट CO2 प्लस वाटर। नाउ यू विल से कि सर इट वुड बी बेटर अगर हम यहाँ पे केमिकल नेम्स लिखें, बट अगर हम केमिकल नेम्स लिखेंगे तो आपको याद करने में या उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने में बहुत दिक्कत हो सकती है एंड इट वोंट बी अ इजी टास्क फॉर यू। बट इफ वी गो ऑन बाय द जनरल नेम्स लाइक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, दे विल बी इजी फॉर यू। सिमिलरली जब हम बेसिस की बात करते हैं, बेसिस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। तो जो बेस मेरा वाटर सॉल्युबल है उसको हम बोलेंगे एल्कली, और जो बेस मेरा नॉन वाटर सॉल्युबल है उसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसको हम बेस के तौर पे ही एड्रेस करेंगे। अब जैसे हमारे पास एसिड्स के तीन रिएक्शन थे, वैसे तीन चार रिएक्शन बेस के लिए हैं। एल्कली प्लस मेटल गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव्स मी, जिसमें एसिड प्लस बेस है वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देगा। मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये है मेरे कॉमन रिएक्शन जो मुझे बेसिस के साथ मिलने हैं। अब लास्ट में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा। आई जस्ट टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और सॉल्ट जो मुझे यहाँ ऊपर हमने लिखा था। तो सॉल्ट इज द बाय प्रोडक्ट or the product of the strong neutralization between acid and base. So this is the product of acid plus base. Salt can be of three categories: neutral, acidic और basic. ये हमारे लिए इतना डेफिनेशन इसका काफी है। थैंक यू।